बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर के जो टेस्ट सीरीज था इवनिंग में संडे टेस्ट का, उसका फिजिक्स पोर्शन की डिस्कशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है 127। 127 कहता है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी का वेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन कौन से टॉपिक में हुआ था। तो याद रखना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो पोस्टुलेट पेश किए गए थे उन सारे पोस्टुलेट्स का ताल्लुक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। इसका ताल्लुक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, हिंस करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है। 128, एन अल्फा पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपको पता होगा कि जिस पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल जिस पार्टिकल को बोलते हैं वो दरअसल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। इसमें 2 अदद प्रोटॉन होते हैं और 2 अदद न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इन 128 इज बी ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 कहता है कि रेडियो एक्टिव डिके के मुताबिक द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर सर्टेन टाइम इज डिटरमाइंड बाय विच मैथमेटिकल इक्वेशन। कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें रेडिएक्टिविटी के फाइनल न्यूक्लियाई के बारे में बताता है। तो याद रखना, फाइनल न्यूक्लियाई के बारे में हमें जो इक्वेशन मिलता है वो डिकेला से मिलता है, और डिकेला के मुताबिक फाइनल न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस n is equal to n naught e का पावर -t डिवाइड बाय -t लैम्डा। इस दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन होता है, और ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आता है ये लीनियर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, या लॉगरिथमिक है, या क्वाड्रेटिक है। भाई क्वाड्रेटिक गलत है क्योंकि इसमें स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा। लॉगरिथमिक गलत है क्योंकि इसमें लॉगरिथम कहाँ है, और लीनियर गलत है, इसमें लीनियर भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन। एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन देखो, ये ई जिसमें हो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 130। 130 फरमाता है विच मटेरियल इज द मोस्ट बेस्ट कॉमन शील्डिंग अगेंस्ट एक्स रेज एंड गामा रेज। तो याद रखना, शील्डिंग के लिए बेस्ट वो होता है, शील्डिंग के लिए बेस्ट वो होता है जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो, और अवेलेबल शीट्स में, अवेलेबल मटेरियल में प्लास्टिक की डेंसिटी मैक्सिमम नहीं है, एल्यूमिनियम की मैक्सिमम नहीं है, ग्लास की मैक्सिमम नहीं है। सो अवेलेबल मटेरियल्स में लेड जो है वो बेस्टेस्ट है फॉर द शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है। 131 फरमाता है कि अ सैंपल हैज 100 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अगर हाफ लाइफ 5 इयर्स की हो, एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसमें हमारे लिए 100 ग्राम्स अवेलेबल है। लेट मी कंसिडर, ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है और इसमें 100 ग्राम अवेलेबल है, और कह रहे हैं कि अगर हाफ लाइफ 5 डेज हो, सो इफ द हाफ लाइफ इज 5 ईयर्स, 5 साल इसकी हाफ लाइफ हो, तो आपसे कहने कि कितना रहेगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो कितना आसान है, देखो 5 ईयर हाफ लाइफ है, तो जब पहला 5 साल गुजरेंगे तो आधी मिकदार जाया हो जाएगी, आधी रह जाएगी, तो 50 ग्राम। वंस अगेन जब 5 ईयर्स गुजरेंगे तो फिर आधी मिकदार जाया हो जाएगी और आधी बाकी रहेगी, लिहाजा 5 और 5 मीन 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 25 ग्राम, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 132 ऑन बोर्ड। हम 132 की डिस्कशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और 132 फरमाता है कि हाउ डज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस चेंजेस एज इट डिकेज। अगर ये रेडियोएक्टिव सैंपल है, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और इससे रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, और इसके इमिशन ऑफ रेडिएशन से ये मुसलसल डिके कर रहा है। डिके का मतलब है कि इसके न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन न्यूक्लियाई से हाफ लाइफ पर क्या असर पड़ता है। तो याद रखना, हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द एलिमेंट, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करते, चाहे ये तादाद पूरी हो, आधी हो जाए, आधी का आधी हो जाए, हाफ लाइफ विद डिके डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। आपने, उम्मीद करता हूं आपने सुना होगा कि n से लेकर
n0 से लेकर n0/2 तक अगर 10 सेकेंड लगता है तो n0/2 से n0/4 तक भी 10 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके के साथ साथ तब्दील नहीं होता, ये सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। हिंस द हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 133 ऑन बोर्ड। फरमाया जा रहा है कि द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज कास्ड बाय। डियर स्टूडेंट्स, डायोड में डिप्लीशन रीजन मीन जंक्शन को बोला जाता है। एक तरफ पी टाइप है जिसमें पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, एक तरफ एन टाइप है जिसमें नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है। इसमें पॉजिटिव माइनॉरिटी कैरियर होते हैं पी टाइप में, और इसमें नेगेटिव माइनॉरिटी होते हैं, इसमें पॉजिटिव माइनॉरिटी होते हैं। ये जो कॉमन पोर्शन है ये थोड़ा पोर्शन इसका होता है, थोड़ा इसका, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली डिफ्यूज हो जाते हैं और इन डिफ्यूजन से उनकी रेगुलर अरेंजमेंट भी हो जाती है। तो याद रखना, जंक्शन इसे कहो या डिप्लीशन रीजन कहो, यहाँ डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस होता है। सो इन डिप्लीशन रीजन हमारे पास होता है डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स या डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 134। सो लेट मी एक्सप्लोर 134 और ये क्या फरमाता है, when a PN junction is reverse biased, the width of depletion region। so dear students, ये एक डायोड है और इस डायोड का ये डिप्लीशन रीजन है जिसको मैं कलरफुल बना रहा हूं। ये डिप्लीशन रीजन है या जंक्शन है। अब हम इस डायोड को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। हम चाहें तो हम इस पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और इस एन टाइप को वोल्टेज के नेगेटिव से कनेक्ट करें। आपने पढ़ा होगा कि इसे फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड या बायस्ड। सो फॉरवर्ड बायस्ड है ये, और फॉरवर्ड बायस में याद रखना कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है और इसका साइज कम हो जाता है। सो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस, और ये जंक्शन जो है ये कंट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं तो फिर ये रिवर्स बायस्ड कहलाता है, और रिवर्स बायस डिप्लीशन रीजन को और भी बढ़ा देता है, एक्सपेंड हो जाता है। लिहाजा द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस इन रिवर्स बायस। इन्होंने रिवर्स बायस कहा है, सो लिहाजा हमारे लिए जवाब होगा इंक्रीजेस, और इंक्रीजेस मीन दैट वी हैव टू कंसीडर ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन आपके नाम हो रहा है और वो है 135। फरमाया जा रहा है व्हाट इज द रिक्वायर्ड व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ और एटम्स इन सैंपल टू डीके। ओह सॉरी, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगता है आधी मिकदार जाया होने में। यानी अगर ये सैंपल है पूरा इतना मिकदार में मौजूद है, वो कौन सा टाइम होता है जिसमें इसका आधा क्वांटिटी जाया हो जाए और आधा क्वांटिटी स्टे करे। सो आधी मिकदार जाया होने वाले टाइम को दुनिया हाफ लाइफ बोलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लफ्जों में छुपाया गया है आंसर को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 136 ऑन बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। और 136 फरमाता है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट लाइट बिहेव्स लाइक। आपसे फरमाया जा रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज दैट लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, वेव नेचर जो है, वेव नेचर के 3 फेलियर थे। देयर वर 3 फेलियर्स ऑफ वेव नेचर इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देयर वर 3 सक्सेसेस। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के 3 सक्सेसेस थे। तो जनाब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से साबित हो गया दैट लाइट बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 137 ऑन बोर्ड। फरमाया जा रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ। तो मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज EV0। इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये मैकेनिज्म बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टॉपिंग
Starting potential is the measure of the maximum kinetic energy of photoelectrons. Correct option is option D. 138 आपके साथ शेयर हो रहा है. Which of the following spectral series ends at n is equal to 3? तो आप जानते हो मैं जब n is equal to 3 हो इन हाइड्रोजन एटम तो इट इज पार्शियन सीरीज. कौन सा सीरीज होता है? पार्शियन सीरीज होता है. अगर मैं कहूं कि n is equal to 1 हो तो लेमन सीरीज, n is equal to 2 हो तो बाल्मर सीरीज, n is equal to 3 हो तो पार्शियन सीरीज, n is equal to 4 हो तो ब्रैकेट सीरीज और n is equal to 5 हो डियर स्टूडेंट्स तो फिर फर्स्ट सीरीज होता है. लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज पार्शियन सीरीज एंड पार्शियन सीरीज फरमाता है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी ठीक है. 139 फॉर यू. फरमाया जा रहा है 139 में व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज? तो बहुत आसान बात आपको बताता हूं. बाल्मर सीरीज कौन से पोर्शन में होता है? तो आप कहें सर ये विजिबल में होता है और विजिबल में जो लाइट अवेलेबल होते हैं तो आप जानते हैं वो वेब गाय और जानते हो ना, तो वेब गाय और सो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो कि विजिबल में ये शार्टेस्ट वेवलेंथ होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है. तो इन्होंने कहा कि बाल्मर सीरीज का, बाल्मर मीन विजिबल, विजिबल सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो सकता है? तो दैट इज रेड. तो रेड इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज. ऑप्शन ए हमारे पास सही होगा. अच्छा अगला क्वेश्चन है 140 आपके लिए शेयर कर रहा हूं. हमारे पास है जनाब आला 140 में द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज फर्स्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी. तो आप जानते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था बोर एटॉमिक मॉडल ने. बोर एटॉमिक मॉडल के सारे पोस्टुलेट्स के सारे रिजल्ट जो है वो करेक्ट आए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और स्पेशली थर्ड पोस्टुलेट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेसिक फार्मूला प्रूफ हुआ था. सो बोर एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 141. 141 आपके लिए शेयर हो रहा है. क्या है 141 है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ 5 डेज है होगी. हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल रिमेन आफ्टर 15 डेज. तो देखो हाफ लाइफ जो है वो 5 डेज है. आपसे कह रहे हैं कि 15 डेज के बाद कौन सा रेशो ठीक होगा. तो 15 डेज में 5 कितनी बार आता है? 3 बार आता है. इट मीन कि 3 हाफ लाइफ जो है वो गुजरे हैं. तो हमने ऐसा रेशो उठाना है जिसमें 3 लाइफ एडजस्ट होते हैं. तो देखो एक पहला वाला है, इन्होंने पहले वाला लिया है 2:1. तो 1:2 तो इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम 2 से स्टार्ट करें और 1 पे एंड करें तो 2 से 1 तक सिर्फ 1 हाफ लाइफ गुजरता है. तो इसमें तो 3 हाफ लाइफ नहीं आते. लिहाजा इस हिसाब से इस मैकेनिज्म से 1/8 ठीक है क्योंकि 8 से स्टार्ट करो और 1 तक आ जाओ. तो 8 से 4 पहला हाफ लाइफ, 4 से 2 दूसरा हाफ लाइफ और 2 से 1 तीसरा हाफ लाइफ. तो देखो 3 हाफ लाइफ जो है वो 1/8 में एडजस्ट होते हैं लेकिन 1/2 या 1/4 या 1/16 में एडजस्ट नहीं होते. सो जनाब आला अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन और इसमें करेक्ट आंसर है 1/8 और करेक्ट ऑप्शन है माय स्टूडेंट्स ऑप्शन सी सही है. व्हाट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 फरमाता है, क्या फरमाता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी. सो आप जानते हैं एक्टिविटी मींस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. इसको शॉर्टली एक्टिविटी भी बोलते हैं और रेट ऑफ डिके भी बोलते हैं. तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है बैक्वेरल और बैक्वेरल मींस 1 बैक्वेरल मीन के जब 1 सेकेंड में 1 न्यूक्लियस जाया हो रहा हो. अगर रेडियोएक्टिव सैंपल से 1 सेकेंड में 1 न्यूक्लियर बर्बाद हो रहा हो, 1 सेकेंड में 1 न्यूक्लियस की बर्बादी 1 बैक्वेरल की एक्टिविटी इंडिकेट करता है. सो बैक्वेरल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्टिविटी एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन सी. हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 143 है और 143 में हमसे मांगा जा रहा है
विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि जिस रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीटा रे होता है, क्योंकि अल्फा रे में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और पॉजिटिव बीटा रे में वो होते हैं जनाब पॉजिट्रॉन, और सिर्फ बीटा रे जिसे कहो तो वो नेगेटिव बीटा रे का इंडिकेशन है। सिर्फ बीटा आ जाए तो वो नेगेटिव है, और नेगेटिव बीटा रे में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बीटा रे इज कंपोज्ड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। हमारा अगला क्वेश्चन है 144, और डियर स्टूडेंट्स 144 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो दुनिया जानती है और इसीलिए हम मानते हैं 6.63 10⁻34 जूल्स इनटू सेकंड। ये हमारे लिए प्लैंक कांस्टेंट की बेसिक वैल्यू है, और ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आई थिंक ऑप्शन सी में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या है? 145 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पी एन जंक्शन डायोड है, अलाउस करंट टू फ्लो इजीली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। भाई डायोड जो है वो रिवर्स बायस के करंट को ब्लॉक करता है और फॉरवर्ड बायस के करंट को इजीली पास करता है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो इजीली क्रॉस करते हैं, और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन क्रॉस करना चाहते हैं। सो डायोड अलाउ चार्जेस टू क्रॉस द जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट इजीली पास होता है, मैक्सिमम करंट होता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन बी है। 146 आपके साथ शेयर कर रहा हूं, and 146 is what is the approximate knee voltage for silicon diode। तो for silicon diode the barrier potential is 0.7 volt। तो अगर आप चाहते हो कि सिलिकॉन का डायोड करंट पास करना शुरू करे तो आपको अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 वोल्ट तक पहुंचाना होगा। 0.7 के करीब वोल्टेज से या इससे थोड़ा सा ज्यादा होने से फिर करंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो जाएगा। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कहा है, सो द वैल्यू क्लोजेस्ट टू 0.7 कैन प्ले द रोल ऑफ नी वोल्टेज, यानी नी वोल्टेज भी अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट के करीब होगा। अप्रॉक्सीमेट मीन इसके करीब होगा, यानी 0.71 से हमारा लिए सिलिकॉन डायोड करंट पास करना शुरू कर देगा। सो 0.7 इज द बेस्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, एंड हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 147 इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कहा है, कीप इन योर माइंड स्टेटमेंट को देके। क्वेश्चन नंबर 146 की बात कर रहा हूं। नाउ 147 फरमाता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर ये मेटल का सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है फ्रॉम फोटॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को मोहतरम आइंस्टाइन ने नाम दिया था वर्क फंक्शन का, और फाई से इसको डिनोट करते हैं। सो द इजेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल सरफेस। ऑप्शन सी सही है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 148 फरमाता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन। तो जनाब वेव थ्योरी, जिसमें मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर को 3 फेलियर्स में लेते, उन 3 फेलियर्स में एक बात ये भी थी कि वो समझते थे कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, ये गलत है। फिर पार्टिकल नेचर से साबित हो गया कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो वही लॉजिक आप यूज करोगे। कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस चीज पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी। कम फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। सो जनाब आला इसका करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 149 आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और 149 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड का जो प्राइमरी यूज है वो हमारे लिए क्या है? एम्प्लीफिकेशन करता है, या रेक्टिफिकेशन करता है, या ऑसिलेशन करता है, या मॉड्यूलेशन करता है। तो जनाब मॉड्यूलेशन जो है वो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स होते हैं। ऑसिलेशन आप जानते हो, एम्प्लीफिकेशन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, इसकी पीक वैल्यू बढ़ाता है, एम्प्लीफिकेशन है। और डायोड इनमें से कुछ नहीं करता। डायोड करता है रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो एसी को डीसी में बदलता है। सो द बेसिक यूज ऑफ डायोड इज रेक्टिफिकेशन। 149 में हमारे लिए रेक्टिफिकेशन है, और रेक्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है ऑप्शन बी में। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 150। सो लेट मी शेयर द आइडिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 150 जो है 150
150 जो है जनाब, इसमें कहा जा रहा है द माइनॉरिटी कैरियर दैट फ्लोज थ्रू अ डायोड व्हेन रिवर्स बायस इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, माइनॉरिटी का जो करंट होता है जो रिवर्स बायस के दौरान होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। और फॉरवर्ड करंट तो हराम है इसको कहना, रिवर्स बायस है। एवलांच करंट जो होता है ये जब डायोड के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएं और सडनली रिवर्स बायस में करंट मैक्सिमम की तरफ जाने लगे, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट एंड द करंट इज कॉल्ड एवलांच करंट। पीक करंट होता ही नहीं रिवर्स बायस में, तो इट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। द माइनॉरिटी कैरियर दैट फ्लोज थ्रू अ डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस, माइनॉरिटी जब तक कहे तो वो सैचुरेटेड रिवर्स करंट होता है। अगर वो माइनॉरिटी कैरियर्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करके सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और रिवर्स बायस के माइनॉरिटी कैरियर्स वो सब मिलकर ह्यूज करंट पास करे, देन इट इज कॉल्ड एवलांच करंट। एनी हाउ करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट विच इज ऑप्शन बी 151। 151 क्या है? इफ द इनपुट AC फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, कहा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, आपके लिए है फुल वेव रेक्टिफायर और इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, सो व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? तो फुल वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को डबल करता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मीन 100 हर्ट्ज, हेंस द करेक्ट आंसर इज 100 हर्ट्ज। द करेक्ट ऑप्शन इज सी 152। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, आपको स्टार्ट भी कहा जब n इज इक्वल टू 1 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जंप लगते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोजन एटम से लेमन सीरीज मिलता है, और आई थिंक सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ऑप्शन सी 153। सो 153 फरमाता है कॉम्पटन इफेक्ट में अगर एक्स-रे फोटॉन स्कैटर हो जाए फ्री इलेक्ट्रॉन से, द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन कंपेयर टू इंसिडेंट फोटॉन, तो कॉम्पटन इफेक्ट में याद रखना वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि स्कैटर फोटॉन का वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन के मुकाबले में क्या होगा, तो इंक्रीजेस, ऑप्शन सही है। एंड हिंस इंक्रीज कहो या लॉन्गर कहो तो ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। 154 फरमा रहा है आपके नाम के जनाब, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट? रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? तो रेक्टिफायर जो है वो AC को पल्सेटिंग DC में बदलता है, एक होता है DC, एक होता है पल्सेटिंग DC। याद रखना DC का ग्राफ ऐसे बनता है, अगर ये टाइम है जनाब तो और ये एक्सिस है करंट पल्सेस के, तो ये ग्राफ बनेगा प्योर DC के लिए, लेकिन ये जो ग्राफ बनता है जनाब इस तरह का, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज पल्सेटिंग DC, ये DC है, ये पल्सेटिंग DC है। रेक्टिफायर आपको ये नहीं देता, ये देता है। सो रेक्टिफायर का जो बेसिक यूज है, इट कन्वर्ट्स AC टू पल्सेटिंग DC, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें किधर गया, टू कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC, ऑप्शन बी हमारे लिए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 155 और 155 फरमा क्या रहा है, इसमें है हाउ मेनी डायोड्स आर टिपिकली यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर। टू टेल दैट ब्रिज रेक्टिफायर आपके कोर्स में ही नहीं है, सिलेबस तो दूर की बात, लेकिन स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड करते हैं हमें टेक्स्ट में कि सर ब्रिज रेक्टिफायर में ये बात कैसी, ये बात कैसी है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की तकरीबन सारी बातें फुल वेव रेक्टिफायर से मिलती हैं, ये सिंपल सी बात है, तो याद रख लें ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में डबल होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में टाइम पीरियड हाफ होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड हाफ होता है। ब्रिज रेक्टिफायर कोर्स में नहीं है, सिर्फ इतना 2-3 छोटी बातें हैं, याद रखो कि इसमें 4 डायोड यूज होते हैं और फ्रीक्वेंसी डबल करता है, टाइम पीरियड हाफ करता है। सो द नंबर ऑफ डायोड यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर इज 4, और डियर स्टूडेंट्स इसमें 4 है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। 156 आपके लिए शेयर कर रहा हूं। What is the definition of half life? आपके ख्याल में हाफ लाइफ किस चीज को बोलते हैं? स्टेटमेंट है टाइम इट टेक्स फॉर सब्सटेंस टू कंप्लीटली डिके, हराम है ये। द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ रेडिएटिव सैंपल टू डिके, आधी मिकदार जाया होने का टाइम हाफ लाइफ है, तो इसमें बी बिल्कुल सही है और हमारे लिए 157 फरमाया जा रहा है। रेडिएटिव सैंपल होगा, आइसोटोप होगा, उसकी हाफ लाइफ 10 डेज है। एक रेडिएटिव सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 10 दिन है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल रिमेन आफ्टर 20 डेज? तो जनाब आला अगर हाफ लाइफ 10 डेज है तो 20 डेज में 10 + 10 मीन 2 बार हाफ लाइफ गुजरेगा, तो वो रेशो हमने लेना है जो 2 हाफ लाइफ को एडजस्ट कर सके। तो पहला है 1/2, तो 1/2 का मतलब है कि 2 से 1 तक, तो ये तो सिर्फ एक
एक हाफ लाइफ हो जाएगा, और दूसरा है 1/4, तो 4 का मतलब है 4 से 1 तक। 4 से 1 तक तो मुफ्त में नहीं आता ना, 4 से पहले 2 आएगा और 2 से फिर 1 आएगा, तो 4 से 2 तक एक हाफ लाइफ और 2 से 1 तक दूसरी हाफ लाइफ, तो देखो 2 हाफ लाइफ 4 से 1 तक में कवर हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 158। 158 आपके लिए शेयर कर रहा हूं। विच इज द करेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला फॉर प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहता है कि E इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हटाकर कांस्टेंट लगाया गया है, और कांस्टेंट इज प्लैंक कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू HF इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। 159 आपके लिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, अगर इंटेंसिटी हम डबल करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू फोटो करंट। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे करंट ज्यादा हो जाएगा। लिहाजा अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, सो डियर स्टूडेंट्स, इफ इंटेंसिटी बिकम डबल देन इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो बिकम डबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 160 फॉर यू। फरमाया जा रहा है बिलो विच फ्रीक्वेंसी डज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स। कहते हैं कि अगर ये मेटल का सरफेस है और हम इस पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी फेंक रहे हैं, तो किस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकेगा। सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर इजेक्शन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो होती है हमारे लिए F0। इससे कम पे इजेक्शन नहीं होता, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन नहीं होगा? लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। 161 फॉर यू। फरमाया जा रहा है 161 161 है, सॉरी ये 162 है, मुझसे ये नंबर आगे पीछे हो गया है, आप चेक कर लें प्लीज। 162 विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। कौन सा सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करता है डियर स्टूडेंट? और वो है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करता है। इससे पहले वाला 161 था, जो मैंने 160 कहा, ये नंबर में से थोड़ा एक आगे पीछे हो गया। सो आई थिंक यू कैन मैनेज। मैंने क्वेश्चन का आइडिया दिया, आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।